हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर ज्योति सेराना, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा से हूँ। आप लोगों ने समाजशास्त्र बीए फर्स्ट ईयर के समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट किया था अपनी पिछली क्लास में, और उसमें आपने पढ़ा था कि समाजशास्त्र क्या है और समाजशास्त्र किस चीज़ की स्टडी करता है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। उसी के कंटिन्यूएशन में अब हम पढ़ेंगे कि समाजशास्त्र को विस्तार कैसे मिला, किसने क्या क्या योगदान दिया। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि फादर ऑफ जो सोशियोलॉजी हैं वो कौन है, अगस्ट कोंत है। अगस्ट कोंत जो कि फ्रेंच थे, यानी फ्रांसीसी थे, फ्रांस से संबंधित थे, और उन्होंने समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति 1838 में की थी। उनके अलावा भी कुछ लोग हैं जिन्होंने समाजशास्त्र विषय को विस्तार दिया, उसका एक्सपांशन किया। उन सबको मिलाकर हम फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। तो वो कौन कौन है आगे हम आइए जानते हैं, और सबका बहुत थोड़ा थोड़ा हम कंट्रीब्यूशन यहाँ पढ़ेंगे। जैसे पहला है अगस्ट कोंत। जैसे कि आप जानते हैं, आपने इनका नाम सुना था और ये सुना था कि इन्होंने कैसे उसकी उत्पत्ति की। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि 1838 में समाजशास्त्र विषय को उत्पन्न किया, और इससे पहले इसका नाम सोशल फिजिक्स था। इन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की चर्चा की, यानी विकास के 3 चरण बताए। 3 चरणों का नियम भी कई बार कहलाता है ये। इन्होंने बताया कि समाज जो है वो 3 चरणों से विकसित हुआ है। कौन कौन से हैं वो 3 चरण? पहला है अंधविश्वास का चरण, थियोलॉजिकल स्टेज। दूसरा है तत्वशास्त्रीय, मेटाफिजिकल स्टेज। और तीसरा है प्रत्यक्षवादी यानी पॉजिटिविस्टिक स्टेज, या फिर वैज्ञानिक चरण। उनका ये मानना था जो ये 3 चरण हैं, अंधविश्वासी चरण यानी थियोलॉजिकल, जिसको कई किताबों में आपको धर्मशास्त्रीय चरण भी मिलेगा। तो जो पहला चरण है अंधविश्वास का या धर्मशास्त्र का चरण, उनका ये मानना था कि समाज का जो पहला फेज था वो अंधविश्वासी चरण यानी थियोलॉजिकल स्टेज वाला था, और उसमें जो था धर्म और जादू जो थी वो उनकी प्रधानता थी। उन्हीं से पूरी सोसाइटी गवर्न होती थी, डायरेक्शन प्राप्त करती थी। ठीक है, जैसे बारिश का होना, उस समय चूंकि लोग अज्ञात थे, उतना ज्ञान नहीं था, उतना इन्वेंशन डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो लोग ये सोचते थे कि बारिश जो होती है वो कैसे होती है। बारिश से पहले चूंकि गड़गड़ाहट होती है, बादलों की आवाज होती है, और फिर उस बिजली कड़कती है और फिर बारिश होती है। तो उन्होंने ये लगाया कि जब भी उन्हें कभी बारिश चाहिए तो अगर आप गड़गड़ाहट पैदा कर दे तो बारिश हो जाएगी, ऐसा उनका मानना था। क्योंकि मैंने कहा कि ये अंधविश्वासी चरण था, यानी सब कुछ धर्म, आस्था और जादू पर टिका था। सेकेंड स्टेज थी तत्वशास्त्रीय चरण, मेटाफिजिकल स्टेज। इस स्टेज में या इस चरण में जो समाज आया उसमें दर्शन तत्व की प्रधानता हो गई, यानी तर्क तो आया लेकिन वो तर्क कैसा था, अमूर्त तर्क था, यानी लॉजिक इस स्टेज में विकसित हो गया, लेकिन वो लॉजिक जो था वो अमूर्त था, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में था। यानी ये घटना घटती है, इसके पीछे कोई कारण है, लेकिन वो कारण क्या है वो हमें नहीं पता था। तो इसे हम अमूर्त तर्क का चरण यानी एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक का चरण भी कहते हैं। उदाहरण के लिए कि आपने सुना होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहते थे कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं जाना चाहिए, और उन्हें क्यों नहीं जाना चाहिए ये कारण नहीं पता था, बस ये पता था कि जो परिणाम होता है वो हार्मफुल होता है हमारे जीवन पे, हमारी लाइफ पे उसका नेगेटिव इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट होता है, तो वो जाने से मना करते थे। और रोकने के लिए वो डराते थे कि उसके पीछे जो है एब्स्ट्रैक्ट मतलब भूत रहता है, रात को पेड़ों के नीचे भूत रहते हैं, इसलिए पेड़ों पर भूत रहते हैं, इसलिए पेड़ों के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये तो पता था कि ऐसा करने से ऐसा होता है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, तर्क जो है वो एब्स्ट्रैक्ट था, अमूर्त था, क्लियर कट ज्ञात नहीं था कारण। तीसरा चरण समाज विकसित होकर तीसरे चरण में जब आया तो वो चरण इन्होंने कहा कि दैट इज पॉजिटिविज्म चरण स्टेज, यानी प्रत्यक्षवादी चरण, जो विज्ञान से संबंधित है, जिसमें हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर इस स्टेज में जनरेट हो गया। हर किसी भी घटना के पीछे क्या कारण है और उसका परिणाम क्या है, ये हम अच्छे से इस स्टेज में स्टैब्लिश करने लगे। तो पहला चरण जिसमें धर्म और जादू की प्रधानता थी, दूसरा चरण सोसाइटी का जिसमें तर्क तो थे लेकिन अमूर्त किस्म के तर्क थे, और तीसरा चरण जिसमें मूर्त तर्क आ गए, क्लियर कट आपको लॉजिक पता है, कॉज इफेक्ट रिलेशन आपको पता है कि किस घटना के पीछे क्या कारण है और इसका क्या परिणाम हो सकता है। उदाहरण के लिए अब आपको क्लियर कट पता है कि बारिश जो होती है वो पानी भाप बनकर ऊपर उठते हैं, बादल बनते हैं, वो टकराते हैं और फिर वर्षा होती है। इस तरह से
ये 3 चरणों का नियम इन्होंने दिया। दूसरा इन्होंने शब्द हमने लिखा है पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद, जो अभी हमने तीसरे चरण में भी यूज किया। तो पॉजिटिविज्म ये साइंस की एक मेथोडोलॉजी है। उनका ये कहना था कि समाज का अध्ययन जो है वो वैज्ञानिक पद्धति से करना चाहिए। विज्ञान में, नेचुरल साइंसेज में जो हम अध्ययन की पद्धति इस्तेमाल करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग ही समाज के अध्ययन में किया जाना चाहिए। तभी समाज जो है एक वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति, मतलब वैज्ञानिक अध्ययन कहलाएगा। अब उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए जो साइंस के फीचर्स हैं, जो कि हमने पहले की क्लास में बताया था, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्वेशन है, कंपैरिजन है, एक्सपेरिमेंट है, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, इन सब का आपको इस्तेमाल करना है और तब आप समाज का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिविज्म है, प्रत्यक्षवाद यानी समाज शास्त्र का अध्ययन या समाज विज्ञानों का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से, साइंटिफिक मेथड से करना पॉजिटिविज्म है, प्रत्यक्षवाद है। नेक्स्ट इन्होंने एक कंसेप्ट दिया हायरार्की ऑफ सोशल साइंसेस। इन्होंने जो समाज विज्ञान थे उनका संस्करण प्रस्तुत किया कि कौन सा विज्ञान कहाँ आया। जैसे कि पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि समाजशास्त्र सबसे बाद में आया। तो हायरार्की ऑफ सोशल साइंसेस, विज्ञान की जो हायरार्की है वो क्या क्या है, इनके हिसाब से पहले जो है वो मैथ्स आया यानी गणित आया, फिर एस्ट्रोनॉमी आया, फिर फिजिक्स आया, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी और फिर सोशियोलॉजी। ठीक है, इसको अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने की कोशिश करें कि कैसे आया, तो सबसे पहले क्या आया इसमें, देखिए सबसे पहले मैथ्स आया, फिर एस्ट्रोनॉमी आया, फिर फिजिक्स आया, फिर केमिस्ट्री आया, फिर बायोलॉजी आया और फिर सोशियोलॉजी आया। ठीक है, मैं इसको एक बार दोबारा कर देती हूँ, मुझे लग रहा है ये क्लियर नहीं है, फिर से देख लेते हैं। पहले मैथ्स आया, फिर एस्ट्रोनॉमी आया, फिर फिजिक्स आया, फिर केमिस्ट्री आया, फिर बायोलॉजी आया और सबसे लास्ट में समाजशास्त्र आया। तो जो विज्ञान का संस्करण इन्होंने प्रस्तुत किया, गणित, खगोल शास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और फिर समाजशास्त्र। अब अगर से हमने कहा कि ये विज्ञान का संस्करण है। ठीक है, विज्ञान को यानी विषय विज्ञान को इन्होंने बताया कि विज्ञान जो मतलब विषय जो आए वो इस क्रम में आए, तो आपको इसी क्रम में इसको याद करना पड़ेगा, इसी हायरार्की में। तो हम याद करने के लिए अब आपके सामने ये बन गया। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद करें तो ये हो गया मैप, MAP और CBS। तो MAP मैप हो गया और CBS, तो मैप CBS, ये अगर इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको क्रोनोलॉजी याद करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो ये उन्होंने विज्ञान का संस्करण बताया। उसके बाद सोशल ऑर्डर और सोशल प्रोग्रेस, जो कि हमने पहले उसमें पढ़ा था कि इन्होंने समाजशास्त्र की जो परिभाषा दी थी उसको कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। ठीक है, ये हम वहां पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो थिंकर है हमारा, जो फाउंडिंग फादर में आते हैं, वो है कार्ल मार्क्स। उनका समय है 1818 से 1883। इन्होंने भी कुछ कंसेप्ट दिए जिसकी चर्चा हम यहाँ संक्षेप में करेंगे। पहला है, इन्होंने क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी, यानी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि प्रत्येक समाज में 2 वर्ग होते हैं, एक कहलाता है बुर्जुआ और एक प्रोलेटेरियट। यानी आम भाषा में कहें तो जिसको आप पूंजीपति और श्रमिक या मजदूर कहते हैं, उसको इन्होंने स्पेसिफिक नाम दिए बुर्जुआ यानी पूंजीपति, और प्रोलेटेरियट सर्वहारा मतलब श्रमिक। तो इन्होंने 2 कंसेप्ट यूज किए। ये कई बार आ जाता है शॉर्ट में कि मार्क्स ने बुर्जुआ, पूंजीपति और मजदूर के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए, तो वो है बुर्जुआ और सर्वहारा। तो इन्होंने 2 वर्ग, इन्होंने कहा कि प्रत्येक समाज में 2 वर्ग होते हैं, पूंजीपति और मजदूर, श्रमिक यानी सर्वहारा और बुर्जुआ, और दोनों के हित अलग अलग होते हैं। जब दोनों के हित अलग अलग होते हैं तो वो आपस में टकराते हैं, और जो हितों में क्लैश होता है, इंटरेस्ट में, उनके हितों में जो संघर्ष होता है, उसके कारण 2 वर्गों के बीच में संघर्ष होता है, और यही इनकी क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है। और जब जब संघर्ष होता है तब तब समाज में
परिवर्तन आता है। सो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, समाज में जब भी चेंज आता है तो उसके पीछे वर्ग संघर्ष एक बड़ा कारण होता है। एक कंसेप्ट इन्होंने डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म का दिया, यानी द्वंदात्मक भौतिकतावाद। तो द्वंदात्मकता भौतिकतावाद क्या है कि समाज में जितनी भी चीजें हैं, भौतिकवाद मतलब जितने भी पदार्थ है वो सब गतिमान है, उनमें द्वंदात्मकता पाई जाती है, दो विपरीत विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं। डायलेक्टिकलिज्म का मतलब होता है दो विपरीत विशेषताओं का एक साथ पाया जाना। वो जब दो विपरीत विशेषताएं एक साइड पाई जाती हैं तभी उनमें द्वंद्व होता है। तो इन्होंने कहा समाज में जितने भी पदार्थ हैं, वस्तु हैं, मटेरियल है, उन सब में द्वंदात्मकता का चरित्र होता है, यानी दो विपरीत वस्तुएं एक साथ रहती हैं, और जब दो विपरीत चीजें एक साथ रहती हैं तभी उनमें क्लैश होता है और तभी समाज का विकास होता है, समाज में परिवर्तन आता है। एक कंसेप्ट इन्होंने दिया कि आधार संरचना और अधिसंरचना, जो आप देख रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर, बेसिस स्ट्रक्चर। तो इन्होंने कहा कि समाज की जो संरचना होती है उसमें दो चीजें हैं, एक बेस स्ट्रक्चर और एक सुपर स्ट्रक्चर। इसको भी मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे एक वर्टिकल लाइन खींची है मैंने और एक हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज और लंबवत। ये जो है ये बेस स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आधार संरचना है, किसी समाज की ये आधार संरचना है, और ये जो है ये सुपर स्ट्रक्चर है, यानी अधिसंरचना है, ठीक है। तो इन्होंने दो स्ट्रक्चर बताए कि समाज की संरचना के दो भाग होते हैं, एक आधार संरचना, एक अधिसंरचना। ये जो है जिसको इन्होंने बेस स्ट्रक्चर का, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स ये इकोनॉमिक सिस्टम है। किसी भी जो समाज की आधार संरचना होती है वो अर्थव्यवस्था यानी अर्थ प्रणाली होती है, इकोनॉमिक सिस्टम होती है। और ये जो सुपर स्ट्रक्चर है यानी आधार संरचना है, इसके कई सारे भाग है, यानी ये कई सारी चीजों से मिलकर बनता है अधिसंरचना। इसमें कल्चर भी है, ठीक है, इसमें फैमिली भी है, इसमें स्टेट भी है, इसमें रिलीजन भी है, इसमें पॉलिटी भी है, तो राजनीति, धर्म, संस्कृति है ना, परिवार, ये सारी चीजें जो हैं ये अधिसंरचना है। तो दो स्ट्रक्चर है, बेस स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। आधार संरचना अर्थव्यवस्था होती है, किसी भी समाज की जो अर्थव्यवस्था होती है वो समाज की का बेस स्ट्रक्चर यानी आधार संरचना होती है, और उसके ऊपर जो संरचनाएं खड़ी हैं वो सुपर स्ट्रक्चर यानी अधिसंरचना है। उसमें बाकी के सारी चीजें आ जाती हैं, आपकी संस्कृति है, परिवार है, धर्म है, राजनीति है, ये सारी चीजें, राज्य है, ये सब उसके ऊपर आ जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो होती है वो बाकी के सिस्टम को डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है कि वो कैसा होगा, हमारा परिवार कैसा होगा, धर्म कैसा होगा, जाति व्यवस्था कैसी होगी, रिलीजन कैसा होगा, राज्य कैसा होगा, संस्कृति कैसे होगी, वो किससे डिसाइड होती है, कौन निर्धारित करता है, किसी भी राज्य की, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, अर्थ प्रणाली डिसाइड करती है। तो ये दो कंसेप्ट इन्होंने दिए जिसको यहाँ हमने समझने की कोशिश की है। एक कंसेप्ट इनका और है यहाँ, एलिनेशन, जिसको हिंदी में हम अलगाव कहते हैं। अलगाव क्या होता है? अलगाव का मतलब होता है पृथकता, है ना, किसी चीज से पृथक हो जाना, उस स्थिति को आप अलगाव कहते हैं, ठीक है। तो अलगाव में पृथकता आती है, स्वयं से पृथक हो जाना, प्रकृति से पृथक हो जाना, किसी वस्तु से पृथक हो जाना, समूह से पृथक हो जाना, यानी ऐसी स्थिति को आप अलगाव की स्थिति कहते हैं जिसमें हम अपने द्वारा निर्मित चीज हो, चाहे हम स्वयं हो, चाहे हम कोई समूह हो, समाज हो, परिवार हो, उन सब से हम पृथक हो जाते हैं, अपरिचित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम उसे जानते ही नहीं। जब वो स्थिति आ जाती है तो उसको हम अलगाव कहते हैं, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताए हैं क्योंकि ये बहुत डिटेल में बीए सेकेंड ईयर में हम पढ़ते हैं। यहाँ हमें सिर्फ ये बताना है कि हर एक समाजशास्त्री ने क्या कंट्रीब्यूट किया है और उससे समाजशास्त्र विषय का कैसे विस्तार हुआ है। इसलिए बहुत ज्यादा विस्तार में हम नहीं जाएंगे, केवल अर्थ जानेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट जो फाउंडिंग फादर हैं वो है हर्बर्ट स्पेंसर। इनका जो समय था वो 1820 से 1903 का है। ये बेसिकली जाने जाते हैं उद्विकासवादी सिद्धांत के कारण। उद्विकास का मतलब आप जानते हैं, आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा जब मैंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डार्विन की किताब की बात की थी। तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या होती है? उद्विकास का मतलब होता है धीमी गति से विकास, यानी जब कोई समाज हो चाहे मनुष्य हो, किसी भी चीज में जो विकास होता है वो धीमी गति से होता है और सदैव आगे की तरफ होता है, जिसमें वापसी की कोई संभावना नहीं होती। यानी आप 6 महीने के हैं, फिर आप 7 महीने, फिर 8 महीने, फिर यानी 1 वर्ष 2 वर्ष, या आप प्रथम क्लास में, द्वितीय में, तीसरे में जाते हैं तो
आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं वो आपका उद्विकास है, आगे की ओर बढ़ना है ना, और उसमें वापसी की कोई संभावना नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आप बैक की तरफ आए। तो हर समाज का विकास जो हुआ है, इनका मानना है कि वो धीमी गति से होता है, ठीक है, और आगे की ओर होता है। हम सरलता से जटिलता की तरफ जाते हैं, समरूपता से विषम रूपता की तरफ जाते हैं। जैसे पहले सरल समाज था, फिर वो जटिल हो गया। पहले सब एक जैसे थे लगभग, तो समरूपीय थे, अब विषम रूपी हो गए, अब विविधता आ गई। प्रोफेशंस हो, मनुष्य हो, कल्चर हो, समाज हो, खान पान हो, हर चीज में पहले समरूपता थी, विषम रूपता आ गई, समानता थी, अब असमानता आ गई। तो इसको हम उद्विकास कहते हैं, यानी ये उद्विकास की इनकी थ्योरी है, जिसमें इन्होंने हर चीज का उद्विकास कैसे हुआ, किन चरणों से हो, उसकी चर्चा की। एक शब्द दिया इन्होंने ऑर्गेनिक एनालॉजी। ये जो ऑर्गेनिक एनालॉजी है, इसका क्या मतलब है? इन्होंने कहा कि जिस मनुष्य की तुलना, ऑर्गेनिक एनालॉजी का मतलब होता है सावयव समानता, साम्यता, यानी इन्होंने मनुष्य की समाज की जो तुलना है वो मनुष्य से की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मनुष्य कैसे बनता है, कैसे बर्थ होता है, एक सेल है, सेल से कई सेल मिलकर टिश्यूज बनते हैं, फिर टिश्यूज से व्यक्ति बनता है, व्यक्ति से मतलब टिश्यू से सेल बनते हैं, और सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से कोई एक बर्थ होता है, जन्म लेता है, व्यक्ति जन्म लेता है और इंडिविजुअल का शेप में आ जाता है, उसका शरीर धारण कर लेता है। उसी तरह से उन्होंने कहा कि समाज होता है। समाज कैसे बनता है? व्यक्ति होता है, व्यक्ति कई लोगों से संबंध बनाता है, समूह बनते हैं, समूह से समुदाय बनता है, और समुदाय से समाज बनता है। ये भी चर्चा हम पहले के लेक्चर में कर चुके हैं कि कैसे समाज बनता है। तो उन्होंने कहा कि समूह और मतलब समाज और व्यक्ति में साम्यता होती है, इसलिए इन्होंने शब्द दिया ऑर्गेनिक एनालॉजी। नेक्स्ट शब्द इन्होंने दिया सोशल डार्विनिज्म, सामाजिक डार्विनवाद ही कहलाता है ये। अगर कोई आपसे पूछे कि सोशल डार्विनिस्ट कौन है, तो हर्बर्ट स्पेंसर है, क्योंकि इन्होंने डार्विन की जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी थी वो इन्होंने सोसाइटी पे लागू की, क्योंकि इन्होंने उद्विकास का सिद्धांत दिया, और इन्होंने बताया कि किस तरह से जो संघर्ष कर पाते हैं प्रकृति के साथ वही सरवाइव करते हैं, यानी जो सोसाइटी के साथ संघर्ष कर पाते हैं वही सरवाइव करते हैं। तो इनकी सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी है, ये इन्होंने योगदान दिया। नेक्स्ट है एमाइल दुर्खाइम। एमिल दुर्खाइम जो है, उनका समय है 1858 से 1917। इन्होंने इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, इनकी जब डेफिनेशन भी आपने पहले के टॉपिक्स में पढ़ी थी, तो वो क्या था कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है ना, सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? मनुष्य के व्यवहार करने, अनुभव करने, सोचने के तरीके को इन्होंने कहा कि ये सामाजिक तथ्य है, और मनुष्य सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है, यानी मनुष्य समाजशास्त्र में व्यवहार, अनुभव करने और सोचने के तरीकों का अध्ययन करता है। इस तरह से इन्होंने सोशल फैक्ट को डिफाइन किया। फिर इन्होंने सोशल डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया। श्रम विभाजन का मतलब होता है कि पहले समाज सरल, जैसे मैंने कहा कि इवोल्यूशनरी थ्योरी में पहले सरल समाज था, फिर जटिल समाज आ गया। तो उनका भी यही कहना है दुर्खाइम का कि पहले के जो सरल समाज होते थे उसमें डिवीजन ऑफ लेबर सिंपल प्रकार का था, यानी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती थी, एक ही व्यक्ति हर तरह के काम कर लेता था। जैसे खेती में है तो बुआई, कटाई, बीज रोपना, कटाई करना, वो सब एक ही व्यक्ति कर लेता, उसके लिए कोई कुशलता या विशेषज्ञता की जरूरत नहीं होती थी। एक ही तरह का डॉक्टर होता था जो सारे ही तरह के इलाज कर लेता था। पर अभी आप देखेंगे तो हर चीज का स्पेशलाइजेशन हो गया है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी बॉडी के जितने ऑर्गन है उसको डील करने वाला, उसको बॉडी के हर ऑर्गन को ट्रीट करने वाला हर विशेषज्ञ अलग अलग है। ENT कान नाक गले का स्पेशलिस्ट अलग है, हार्ट का कार्डियोलॉजिस्ट अलग है। इस तरह से विशेषज्ञता आ गई। और ऐसे ही आप एजुकेशन में देखेंगे तो हर विषय को पढ़ाने वाला और एक ही विषय में जो अलग अलग ब्रांचेस होती हैं उन सबका स्पेशलिस्ट अलग अलग होता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी इन्होंने दी। सुसाइड यानी आत्महत्या का इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है समाज को। जब हमें समाज में होने वाली आत्महत्या की अवधारणाओं को समझना होता है तो हम दुर्खीम को पढ़ते हैं और दुर्खीम की जो स्टडी है सुसाइड पर उसका एनालिसिस करते हैं ताकि हम समाज को समझ सके। तो इन्होंने ये बताया कि आत्महत्या स्वयं को समाप्त करने का एक प्रयास है जिसका परिणाम मनुष्य जानता है कि मैं जो ये कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा, यानी जानबूझकर किया गया प्रयास है अपने को खत्म करने का, वो आत्महत्या है। फिर इन्होंने उसमें 4 प्रकार बताए हैं, उन सब की चर्चा
यहाँ की जाती है। सेकंड है मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सोसाइटी, ये भी डिवीजन ऑफ लेबर से की थ्योरी में ही आता है कि दो प्रकार के समाज होते हैं, एक सरल जटिल, जो कि मैंने बताया, तो उसको इन्होंने जो स्पेसिफिक नाम दिए सरल समाज और जटिल समाज को, या प्राचीन और आधुनिक समाज को, वो क्या है, यांत्रिक समाज और सावयवी समाज। ठीक है, एक शब्द इन्होंने दिया, एक शब्द इन्होंने रिलीजन की भी चर्चा की और इन्होंने कहा कि जो रिलीजन का प्रारंभिक रूप था समाज में वो टोटम था, यानी मनुष्य जो था किसी भी जीवित या मृत या पेड़ पौधे, किसी पशु पक्षी, किसी को भी जिसमें उसकी आस्था, उसको अपना आराध्य मानकर उसकी पूजा करते थे और उसके प्रति पवित्र जितने भी जो हम रिलीजन के प्रति चीजें करते हैं, है ना, उसकी पूजा के तरीके अलग होते थे, वो उसको नष्ट नहीं करते थे। और इस तरह से रिलीजन का आया, यानी टोटम जो था वो रिलीजन का यानी धर्म का प्रारंभिक अवस्था थी और उसके प्रति हम पवित्र आचरण करते थे, उसको पवित्र मानते थे और उसकी हम मतलब उसके प्रति हमारी आस्था थी। तो धर्म जो था वो धर्म का जो प्रारंभिक रूप था वो क्या था, टोटम था। तो इस तरह से ये दुर्खीम का कंट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैक्स वेबर, इनका टाइम है 1864 से 1920। इन्होंने जो मेन थ्योरी दी वो है सोशल एक्शन का सिद्धांत, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि मनुष्य मतलब सोशल एक्शन और सोशल एक्शन में इन्होंने अंतर किया, यानी कोई व्यक्ति जो अकेले काम कर रहा है, आप अकेले पढ़ रहे हैं, अकेले घर में काम कर रहे हैं, वो आपका एक्शन है। लेकिन जब आप किसी की उपस्थिति में किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तो वो सोशल एक्शन है। यानी सोशल एक्शन के लिए कम से कम 2 सोशल एक्टर यानी 2 व्यक्ति होने चाहिए जो आपस में अंतःक्रिया करें, उनका अंतःक्रिया का कोई पर्पस होना चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। तो जब 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में अर्थपूर्ण उद्देश्यपूर्ण ढंग से कोई अंतःक्रिया करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उसको इन्होंने सोशल एक्शन कहा। सोशल एक्शन के भी इन्होंने विभिन्न प्रकारों की चर्चा की। फिर इन्होंने ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही की चर्चा की। नौकरशाही क्या होती है, प्रशासन तंत्र क्या होता है, कि प्रशासन तंत्र दिया कि इन्होंने मतलब कि कुछ रूल रेगुलेशंस के मतलब प्रशासन तंत्र यानी राज्य और समाज, नागरिक और राज्य के मध्य जो बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है वो नौकरशाही या नौकर प्रशासन तंत्र होता है। और उसको चुनाव कैसे होता है, लिखित परीक्षा है, नियम लिखित फाइलिंग व्यवस्था है, ये सब चीजें ब्यूरोक्रेसी में हम पढ़ते हैं। फिर है रिलीजन, इकोनॉमी, धर्म एंड अर्थव्यवस्था को इन्होंने जोड़ा। इन्होंने कहा कि किस तरह से रिलीजन और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके हिसाब से कि एक विशिष्ट प्रकार का की अर्थव्यवस्था जिस देश में होती है उसमें उस विशिष्ट प्रकार का धर्म आता है, या एक विशिष्ट प्रकार का धर्म जहाँ होता है वहाँ एक विशिष्ट प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। तो उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म और पूंजीवाद के मध्य संबंध ढूंढने की कोशिश की, वो हम यहाँ पढ़ते हैं। आइडियल टाइप, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अभी अपने सोशियोलॉजी की फर्स्ट यूनिट में भी मतलब फर्स्ट टॉपिक लेक्चर में भी अटेंड किया था कि समाजशास्त्र की बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी परिभाषा दी है। तो आइडियल टाइप क्या होता है कि आपने देखा था कि सबने समाजशास्त्र को अलग अलग शब्दों के आधार पर परिभाषित किया। किसने कहा ये समाज का अध्ययन है, किसने कहा समूह का अध्ययन है, किसी ने कहा ये जो है इंटरैक्शन अंतःक्रियाओं का अध्ययन है ना। तो अलग अलग तरह से लोगों ने चीजों को डिफाइन किया। तो वो जो अलग अलग जब एक ही टॉपिक पे एक ही विषय पर लोग अलग अलग परिभाषाएं देते हैं तो हम उन परिभाषाओं में से जो डिफरेंट टर्म है उनको निकालकर एक आइडियल टाइप, एक आदर्श प्रारूप निर्मित करते हैं, है ना। यानी आदर्श प्रारूप इन शॉर्ट क्या है, बहुत सारी विशेषताओं को, किसी एक शब्द की बहुत सारे फीचर्स को, विशेषताओं को जब हम क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करते हैं तो वो उस अवधारणा का आइडियल कहलाता है, आदर्श प्रारूप कहलाता है, ताकि हम सबकी परिभाषाओं के मिले जुले रूप को यहाँ समझ सके। और आइडियल टाइप के क्या काम करता है आदर्श प्रारूप, वो दूसरी अवधारणाओं से तुलना करने के लिए काम आता है। यानी ये एक कंपैरेटिव टूल है, जब हमें तुलना करनी होती है 2 अवधारणाओं के बीच में या 2 से अधिक अवधारणाओं के बीच में, तब ये काम आता है विश्लेषण करने के और तुलना करने के। नेक्स्ट एक है शब्द पावर अथॉरिटी। इन्होंने शक्ति और सत्ता की अवधारणा भी दी कि शक्ति क्या होती है और सत्ता क्या होती है। तो शक्ति जो है वो इनफॉर्मल होती है और अनौपचारिक तरीके से प्राप्त की जाती है,
और अथॉरिटी या सत्ता क्या होती है, वो फॉर्मल यानी औपचारिक तरीके से प्राप्त की जाती है। जैसे आप प्रशासनिक अधिकारी बने, आईएएस बने, प्रिंसिपल बने, तो आपने इसको औपचारिक तरीके से प्राप्त किया, आपने डिग्री ली, क्वालिफिकेशन आपके पास है, आपने परीक्षाएं दी, कंपटीशन पास किया और तब आपने ये सत्ता हासिल की। और शक्ति जो है वो अनौपचारिक तरीके से आ जाती है। तो इस तरह से ये आपके 5 फाउंडिंग फादर हो गए। कौन कौन से, आप एक बार वापस देखिए। अगस्त कौन, ठीक है, अगस्त कौन, दूसरे कार्ल मार्क्स, तीसरे हर्बर्ट स्पेंसर, चौथे इमाइल दुर्कीम और 5वें मैक्स वेबर। इन 5 को फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है क्योंकि समाज शास्त्र के को प्रारंभिक तौर पर विकसित करने में इन समाजशास्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपके जो भी डाउट्स हैं तो वो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू।